हम पढ़ रहे थे एनेंशियोमर्स के बारे में, ठीक है। एनेंशियोमर्स मैंने क्या कहा था, एनेंशियोमर्स वो कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे which are non superimposable mirror image, NSIMI, non superimposable mirror image of each other, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे जो एक दूसरे के, ठीक है, उनको मैंने एनेंशियोमर्स कहा था, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि एनेंशियोमर जो होते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी कंपाउंड है, इफ ए कंपाउंड contains only one asymmetric center, सिर्फ एक asymmetric center मॉलिक्यूल में, then its mirror image will always be non superimposable। अगर किसी कंपाउंड में अगर एक ही एसिमेट्रिक सेंटर हो तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, इस चीज का भी ध्यान रखना। और इसका मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पे CH, यहाँ पे OH लिया, ठीक है, यहाँ पे H लिया, ये CHO लिया, ये CH2OH लिया, ठीक है। अगर ये दे दे कंपाउंड, ये पूछे कि इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो आपको दो तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आप पता लगा लो कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल बनेगी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक तरीका तो ये है कि इस कंपाउंड जिसको मैं A कह रहा हूं, इसमें ये चेक कर लो कि कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। देखो इसमें एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है तो इसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसकी मिरर इमेज बनाई, ठीक है, मिरर इमेज बनाई और मिरर इमेज बना के वो मैंने जो मॉडल मेथड डिस्कस कर रखा है कि यहाँ इस एसिमेट्रिक सेंटर से उठा के और इस एसिमेट्रिक सेंटर पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश की। अगर सुपर इम्पोज हुआ तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, और अगर सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल ना फिशर में लिया है, फिशर में। इसी तरीके के एग्जांपल आपको वेज में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस तरह का एग्जांपल देते हैं, PH CH3 OH, यहां लिख दिया OH और ये लिख दिया H, ठीक है। अब आपसे पूछे, क्या पूछे कि भाई इसकी मिरर इमेज, ये हमने लगाया मिरर, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल बनेगी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। तरीका वही रहेगा। देखो इस कंपाउंड में सिर्फ ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है, क्या है ये एसिमेट्रिक सेंटर, और एसिमेट्रिक सेंटर अगर एक ही हो तो मिरर इमेज हमेशा कैसी बनती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल बनती है। बेशक इसकी मिरर इमेज बना के देख लो, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये कार्बन, ठीक है, एक मिनट, ये कार्बन, यहाँ PH, ठीक है, सॉरी PH नहीं, यहाँ OH आएगा, एक मिनट रुकना, यहाँ ये कार्बन, यहाँ OH, ठीक है, ये यहाँ पे H, यहाँ पे PH और ये CH3, ठीक है। इस तरीके से ये मिरर इमेज अब आप सुपर इम्पोज करके देख सकते हो। सुपर इम्पोज कैसे करोगे, इस सेंटर से इसको उठाओ और बिल्कुल इस एसिमेट्रिक सेंटर पे रखने की कोशिश करो। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गए तो सुपर इम्पोजेबल है, और एग्जैक्टली मैच नहीं हुए तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ रही है, ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर ठीक है, मैं एक कंपाउंड लेता हूं, ठीक है, मैं दो कंपाउंड लेता हूं और उनको मैं कंपेयर करता हूं। जैसे मैं इन दोनों ऊपर लिखे इस कंपाउंड ए को
और इस कंपाउंड बी को ही डिस्कस करने लग जाऊं, तो जो एनेंटियोमर होते हैं उनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS होती है, वो ऑपोजिट आती है, ऑपोजिट आती है। ठीक है, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था कि अगर इसका R आएगा तो इस वाले सेंटर का हमेशा S आएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा हम बाकी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूं, देखना अगला एग्जांपल देखना। आपको मुझे ये बताना है किस केस में मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल बनेगी और किस केस में नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो मैं ये लिखता हूँ CH3 OH OH H H, एक मैं लिख लेता हूँ CH3 OH OH H H। ठीक है, CH3 OH OH। मुझे पहले कंपैरिजन करो आप फर्स्ट और थर्ड का, और मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। कंपैरिजन पहले किसका करना है, फर्स्ट एंड थर्ड का। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? यस सर। दिख रहे होंगे मिरर इमेज। अच्छा, यस सर, नॉन सुपर इम्पोसिबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एक दूसरे को दिख रहे होंगे, इसलिए फर्स्ट और थर्ड को आप क्या कहोगे, एनेंशियोमर्स कहोगे। लेकिन ये बात गलत है, ये एनेंशियोमर्स नहीं है। अच्छा, अब ये एनेंशियोमर्स क्यों नहीं है इसकी आइडेंटिकल है। हाँ आइडेंटिकल है ये। ठीक है, ये एनेंशियोमर्स क्यों नहीं है इसकी बात करते हैं। देखो जब हम फिशर की बात करते हैं ना, तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई हुई थी कि 3 एक्सेस होती है, एक्स वाई जेड, 3 एक्सेस होती है ना। अगर इस फिशर वाले को देखूंगा तो इसमें एक्स एक्सेस कहाँ है, यहाँ है, वाई एक्सेस कहाँ है, यहाँ है, और जेड एक्सेस कहाँ है, आगे की साइड से, बिल्कुल आगे की साइड से इस सेंटर में। और फिशर में ये जो जेड एक्सेस वाली रोटेशन होती है पॉसिबल होती है, जेड एक्सेस वाली रोटेशन पॉसिबल होती है। जेड एक्सेस के अलोंग कैसे रोटेट करोगे, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। ठीक है, या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक, दो तरीके से रोटेट कर सकते हो। अब देखना मैं कह रहा हूं यहां से आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो। एक्सिस कहां से आ रही है, बिल्कुल इस मॉलिक्यूल के आगे से आ रही है, जेड एक्सिस देख लो। ठीक है, रोटेट कैसे करोगे, या तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करो, ठीक है, या इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करो, पूरा पकड़ के इस मॉलिक्यूल को घुमा दो, जैसे ऐसे कहते हैं ना, इस CH3 का कान पकड़ा और इसको घुमा दिया पूरा। घुमाने पे क्या मिलेगा देखना, 180 डिग्री रोटेशन करना। 180 डिग्री जब रोटेशन करोगे तो ये CH3 कहाँ जाएगा, इस CH3 की जगह, और ये CH3 कहाँ जाएगा, इस CH3 की जगह। एक बार घुमा के देखना, मुझे बताना क्या ऐसे लिख दूं मैं इसको घुमाने के बाद, यहाँ OH, ये OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3 और ये CH3। फिशर में रोटेशन पॉसिबल है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सी, ये जेड एक्सिस वाली। ठीक है, तो देखो ये अब मुझे बताना, अब थर्ड ये है, और अब मुझे बता वो फर्स्ट और थर्ड क्या आइडेंटिकल हो गए, फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। मिरर इमेज नहीं है फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की, ठीक है ना, मिरर इमेज नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है, मिरर इमेज नहीं है। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट? नो सर। बात समझ आ रही है? मैंने जब आपको क्लास में फिशर पढ़ाया था तब देखना एक बार नोटबुक में, फिशर में ये लिखवाया था कि जेड एक्सिस के अलोंग फिशर में रोटेशन पॉसिबल होती है। हाँ भाई, जैम वालों को किसी में डाउट, किसी को डाउट? नो सर।
अब आप लोगों को ना एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि आपको कब ये पता चलेगा कि ये रोटेशन करनी है, कब ये रोटेशन नहीं करनी। देखना फिशर में जब भी फिशर में रोटेशन कब करनी है, जब भी देखो ये वर्टिकल साइड वाले जो ग्रुप है ना वो सेम है तो रोटेशन का ध्यान रखना। अगर ये वर्टिकल जैसे ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, तो रोटेशन का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं, मान लो मैंने लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया C2H5, ये OH, यहाँ OH, इसका कंपैरिजन कर रहा हूं इससे, CH3 C2H5 OH OH यहाँ H। अब देखो वर्टिकल साइड पे ग्रुप्स अलग है ना, तो अब आपको रोटेशन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसका जब रोटेशन करोगे भी ना, मान लो आपने रोटेशन किया, CH3 गया C2H5 की जगह, C2H5 गया CH3 की जगह, तो रोटेशन कैसे, रोटेशन होने से क्या बना, यहाँ OH आया, यहाँ OH, ये H, ये H, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया C2H5। अब आप फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड को आइडेंटिकल नहीं कह सकते, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट आइडेंटिकल, फर्स्ट और थर्ड को आइडेंटिकल नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? बेशक ये OH राइट में चले गए, यहाँ भी राइट में है, बेशक ये H लेफ्ट में चले गए, यहाँ लेफ्ट में है, लेकिन देखो ऊपर CH3 था, यहाँ पे ऊपर क्या है, C2H5 है, तो आइडेंटिकल नहीं बने। बात समझ आ रही है कि रोटेशन का कब ध्यान रखना है? रोटेशन का ध्यान जब रखना है जब यहाँ आइडेंटिकल है ऊपर और नीचे, अगर ऊपर नीचे आइडेंटिकल नहीं है तो रोटेशन का ध्यान नहीं रखना फिशर में। किसी बच्चे को ये बात ना समझ आई हो तो बताए। बताओ, अगर आई तो बताओ, नहीं आई तो बताओ। आ गई सर। आ गई? यस। बाकियों को आ गई सर। आ गई? वैशाली, सपना, तृप्ति? यस सर। तो अगर ये आइडेंटिकल नहीं बने तो मैं इसका रोटेशन वाली को हटा दूं, रोटेशन करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, रोटेशन वाले को हटा दूं। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है, इस फर्स्ट को और इस सेकंड को कंपेयर करना है। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? बताओ। नो सर। मिरर इमेज है ना, मैं एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये मैंने बीच में मिरर लगाया, ये एक दूसरे की मिरर इमेज। देखो OH पास दिख रहा है, OH पास दिख रहा है, फिर CH3, फिर C2H5 और फिर H। ठीक है, और जब यहाँ इस मॉलिक्यूल के सेंटर से उठा के इस फर्स्ट वाले के सेंटर पे रखोगे तो ये सुपर इम्पोजेबल आएगी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये कैसी आएगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैं कैसे कहूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए, एनेंशियोमर हो गए, देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड्स आर एनेंशियोमर। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलें। ठीक है, देखना मैं इस नीचे वाले को क्लियर करता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया था। फर्स्ट और सेकंड वाले को देखना एक बार और मुझे बताना क्या इनमें क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड को जो ऊपर है। डायस्टेरियोमर है सर। बिल्कुल ठीक बात है ये। यस सर। फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, डायस्टेरियोमर है। ठीक है, ये इजी से एग्जांपल थे थोड़े जो आपको समझाने के लिए थे। फर्स्ट और सेकंड क्या है, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, जब मिरर इमेज आ जाए ना एक दूसरे की,
तभी ये रोटेट करने की जरूरत पड़ती है आइडेंटिकल ग्रुप में। आइडेंटिकल ग्रुप में देखो फर्स्ट और थर्ड वाला एक दूसरे की मिरर इमेज आ गया, और ये ऊपर यहाँ CH3 और नीचे भी CH3। मिरर इमेज आने के बाद मैंने कहा कि वर्टिकल लाइन पे ग्रुप सेम है, तो आप रोटेट करके देख लो, तो रोटेट करके देख लो, ठीक है। अगर मिरर इमेज ना है, जैसा मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट मिरर इमेजेस। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां मिरर इमेज आए थे, वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप थे, इसलिए रोटेट करके देखने की जरूरत पड़ी। अगर मिरर इमेज नहीं आए, ठीक है, तो बेशक वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप हो, रोटेट करने की जरूरत नहीं है, रोटेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या कहोगे, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायास्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। अच्छा, तीनों केस करा रहा हूं मैं, एक केस ये लूं, कोई एग्जांपल ले लूं, फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी अपनी तरफ से, ठीक है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी आ जाए और वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप ना हो, नो सेम ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप ना हो तो रोटेट करने की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ रोटेशन। ये तीन केस बनते हैं रोटेशन वाले, जब आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मिरर इमेज बना, वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप है, तो रोटेट करना है। अगर मिरर इमेज नहीं बना, वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप है, तो रोटेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मिरर इमेज बना और वर्टिकल लाइन पे सेम ग्रुप नहीं है, तो भी रोटेट नहीं करना। इस चीज, इन तीन चार बातों का ध्यान रखना। इससे थोड़ा सा ये है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी आती है और हमें क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा स्पीड भी आती है, थोड़ा सा स्पीड में भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। किसी को इसमें डाउट हो तो हैंड रेज करें, ना तो मैं आगे चलूं। डाउट हो तो हैंड रेज करना है, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो आगे चलता हूं, अब मैं बात करूंगा एनेंशियोमर की बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे दो एनेंशियोमर ले लिया मैंने। अच्छा, एक ट्रिक और बताता हूं आप लोगों को, CH2OH OH OH H H, ठीक है, CHO CH2OH OH OH H और H, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। फर्स्ट कौन कौन, फर्स्ट और सेकंड। आपसे पूछा कि फर्स्ट में भी एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड करो, तो एक तो एसिमेट्रिक सेंटर फर्स्ट में ये है और एक एसिमेट्रिक सेंटर फर्स्ट में ये है। सेकंड में फाइंड करो, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये है और एक एसिमेट्रिक सेंटर ये है, और आपको कह दिया RS करके बताओ। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर ऊपर CHO हो, ऊपर CHO हो, नीचे क्या हो, CH2OH हो। अगर ऊपर वर्टिकल लाइन में अप साइड CHO लगाए, डाउन साइड CH2OH लगाए, ठीक है। और अगर OH राइट है तो सीधा इसको R लिखना, और अगर ये देखो OH राइट है तो सीधा इसको R लिखो। अगर OH लेफ्ट है तो इसको S लिखो, OH लेफ्ट है तो इसको S लिखो। ये छोटी सी ट्रिक बनती है। इस तरीके से बेशक आप ग्लूकोज की भी RS फाइंड कर सकते हो, ग्लूकोज का भी RS फाइंड कर सकते हो। ये CH2OH, यहाँ CHO, यहाँ राइट OH, लेफ्ट, राइट, राइट, H H H और यहाँ पे H, ठीक है। अब देखो मैं ये कहता हूं कि ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, ठीक है। अब इस ये सिमेट्रिक सेंटर है, RS बताना है, क्योंकि OH राइट है तो R, OH लेफ्ट है तो S, OH राइट है तो R, OH राइट है तो R, ठीक है। इस तरीके से आप जल्दी से इसकी RS बता सकते हो।
अच्छा, इसके अलावा आपको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। देखो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने ये जो ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड लिखे हैं इनको एनेंशोमर कहा हुआ है। किस किस को? इस फर्स्ट को और इस सेकंड को क्या कहा हुआ है? एनेंशोमर कहा हुआ है। और एनेंशोमर की एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है? ये क्या होता है? कायरल होता है, ठीक है? एनेंशोमर्स क्या होता है? कायरल होता है। कायरल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये भी रोटेट करेगा, ठीक है, और प्लेन पोलराइज लाइट को ये भी रोटेट करेगा। या फिर मैं यूं कह दूं, ये सेकंड वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है OA और फर्स्ट वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? अब रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट है। मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, किसी सैंपल में से पास हुई तो दो डायरेक्शन में रोटेशन हो सकती है। एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एक एंटी क्लॉक रोटेशन, ठीक है? दो तरीके से रोटेशन हो सकती है प्लेन पोलराइज लाइट की, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एनेंशोमर क्या करते हैं? मान लो अगर ये फर्स्ट वाला एनेंशोमर इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये सेकंड वाला एनेंशोमर इस प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक में रोटेट करेगा। यानी मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं जो कंपाउंड्स एनेंशोमर होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक क्लॉक में कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक में करेगा। आप सिंपल मॉलिक्यूल को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्लॉक में करेगा, कौन सा एंटी क्लॉक में करेगा। ये मैंने अपनी तरफ से माना है कि पहले वाला क्लॉक में कर रहा है और दूसरे वाला एंटी क्लॉक, ठीक है? अच्छा, ये तो हुआ डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे कहूं डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई। डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट हो गई। एक क्लॉक में करेगा, एक क्लॉक में, तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉक में करेगा, ठीक है? अच्छा, एक बात और कहूंगा इसमें, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज सेम। मान लो अगर ये क्लॉक में रोटेट करता है 90 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉक में भी रोटेट करेगा 90 डिग्री। और इसके लिए क्या कहा जाता है? एनेंशोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट अप टू इक्वल एक्सटेंट। मैं क्या कह रहा हूं? एनेंशोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में सेम रोटेट करते हैं। और सेम इन मैग्नीट्यूड भी क्यों कहता हूं? क्योंकि क्लॉक वाले को अगर +90 से दिखाते हैं तो एंटी क्लॉक वाले को -90 से दिखाएंगे। ये प्लस माइनस साइन दिखाने का मतलब क्या है? कि डायरेक्शन बदली है। एक को क्लॉक में किया है, एक को एंटी क्लॉक में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे, चाहे +90 का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे -90 का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों कितने आएंगे? 90 आएंगे, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज सेम। अच्छा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं एक बात और कहता हूं कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने वाली प्रॉपर्टी है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? कि प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। अच्छा, सिर्फ एक इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में एनेंशोमर डिफर करते हैं। बाकी सभी की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज एनेंशोमर्स की सेम होती है। क्या कहूंगा? ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशोमर्स आर सेम। एनेंशोमर्स आर सेम। सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है?
डायपोल मूवमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सभी प्रॉपर्टीज एनेंशियोमर की सेम आती है। मान लो इसका पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट अपनी तरफ से 50 मान लूं तो इसका भी 50 ही होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं इसका डायपोल मोमेंट 2d बाय है तो इसका भी 2d बाय होगा। इस चीज का ध्यान रखना, बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है और वो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, और वो भी डायरेक्शन में बदलती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो उसका भी सेम रहता है। अब हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर। मैं लिखता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। देखना है यहाँ पे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि एनेंशियोमर जो है वो किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है। मान लो मैंने एक एनेंशियोमर लिया, ये मैं बार बार इसको ही क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये डी ग्लिसर एल्डिहाइड है, आप लोगों की याद हो जाएगा क्या है ये डी ग्लिसर एल्डिहाइड, याद हो जाएगा। रेफरेंस मॉलिक्यूल था डीएल वाले का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में डीएल नोमेनक्लेचर का ये रेफरेंस यूनिट होती है। अच्छा, एक मैं लेता हूं एल ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो जब मैं डी और एल की मान लो एक बार ए की रिएक्शन कराई, एक बार बी की रिएक्शन कराई, किस और रिएक्शन कराने में तीन चीजें लोगे, या तो कोई रिएजेंट लोगे या कोई सोलवेंट लोगे, ठीक है। रिएजेंट ले लिया, सोलवेंट ले लिया, या एक आधी चीज कोई और ले ली, ठीक है। अच्छा, रिएजेंट दो तरीके का हो सकता है, या जो ये सोलवेंट है ना ये भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये हो एक आयरन, ठीक है, और एक हो ये कायर। यहां पे मान लो आपने बी की रिएक्शन में भी कोई रिएजेंट ले लिया और कोई सोलवेंट ले लिया। सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करता हूं कि जब सबसे पहले क्या डिस्कशन कर रहा हूं कि जब ये रिएजेंट क्या है एक आयरन है, ये सोलवेंट क्या है एक आयरन है, तो ए और बी की रिएक्शन कैसे होगी, तो ए और बी की रिएक्शन कैसे होगी देखना। मैं ये कहूंगा जब रिएजेंट सोलवेंट वगैरह सब कुछ एक आयरन है, सब कुछ एक आयरन है, तो ए से बनने वाला प्रोडक्ट और बी से बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा सेम होंगे। और इस बात को जब आप बुक्स पढ़ोगे तो कैसे लिखा मिलेगा, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स आर सेम इन ए कायरल सॉल्वेंट ए कायरल रिएजेंट। कैसे लिखा मिलेगा, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, ऑल द रिएक्शंस ऑफ एनेंशियोमर्स आर सेम इन ए कायरल। अच्छा, रिएजेंट सोलवेंट वगैरह सब मिलके क्या बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं। मीडियम में क्या क्या आ गया, सोलवेंट आ गया, ठीक है, रिएजेंट आ गया, कोई कैटलिस्ट वगैरह सब कुछ आ गया। अगर आपने सब कुछ एक आयरन लिया है तो जैसे ए का प्रोडक्ट मिलेगा या जो ए का प्रोडक्ट मिलेगा वही बी का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर एक भी वस्तु एक भी सब्सटेंस या तो रिएजेंट या सोलवेंट कायरल हो गया, इफ एनी वन इज कायरल, एनी वन इज कायरल, अगर एक भी कायरल हो गया तो ए से मिलने वाला प्रोडक्ट अलग होगा, ए विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड बी विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक भी कायरल हो गया, यहां पे भी लिख देता हूं, इफ एनी वन इज कायरल, कुछ भी कायरल हो
रिएजेंट कायरल हो जाए, सोलवेंट कायरल हो जाए, कैटलिस्ट कायरल हो जाए, कुछ भी कायरल होगा तो एनेंटियोमर अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। और इसको मैं यहां लिखता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स आर डिफरेंट, डिफरेंट इन कायरल मीडियम। कायरल मीडियम से मतलब मेरा रिएजेंट, सोलवेंट वगैरह सब कुछ से है। देखो मैं ये कह रहा था कि जो एनेंटियोमर है, एनेंटियोमर, एनेंटियोमर क्या है, दो कंपाउंड है, एक को मैंने 1 ले लिया, एक को मैंने 2 ले लिया। अगर एक कायरल मीडियम लिया, एक कायरल मीडियम, तो प्रोडक्ट सेम, प्रोडक्ट सेम, ठीक है। और कायरल मीडियम लिया तो प्रोडक्ट अलग, कायरल मीडियम लिया तो प्रोडक्ट अलग, ऐसे लिख देता हूं अलग, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल आता है सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर्स में, सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर्स, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक एनेंटियोमर होता है प्लस माइनस टार्टरिक एसिड, ठीक है, प्लस माइनस टार्टरिक एसिड, ठीक है। मैं एक ए फालतू लगा दिया मैंने, टार्टरिक होता है, ट्रिक, ठीक है। टार्टरिक एसिड एक एनेंटियोमर होता है, कई बच्चे इसको टाटारिक एसिड भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें मैं डालता हूं, इसको सेपरेट करने के लिए मान लो मैंने डाला प्लस ब्रूसीन, ठीक है, प्लस ब्रूसीन डाला। प्लस ब्रूसीन क्या है, कायरल कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड, ठीक है। ये क्या करेगा, क्योंकि ये कायरल कंपाउंड है, ये प्लस टार्टरिक के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, माइनस टार्टरिक के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे प्लस टार्टरिक के साथ क्या बनाएगा, प्लस टार्टरिक एसिड प्लस ब्रूसीन, प्लस ब्रूसीन, ठीक है। और माइनस टार्टरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, माइनस टार्टरिक एसिड प्लस ब्रूसीन, ठीक है। अब होता क्या है, ये अलग अलग जब तरीके से रिएक्ट करता है ब्रूसीन, इस टार्टरिक के प्लस के साथ अलग, माइनस वाले के साथ अलग, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये दोनों डायास्टीरियोमर बन जाते हैं, डायास्टीरियोमर्स बन जाते हैं। अच्छा इन दोनों को मैं अलग अलग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी अलग होती है। एनेंटियोमर में आपने क्या कहा, फिजिकल सारी सेम है, बस एक प्लेन पोलराइज वाली को छोड़ के, केमिकल सारी सेम है, अगर एक कायरल मीडियम में लोगे, कायरल मीडियम में लोगे तो अलग है। डायस्टीरियोमर में सारी तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और सारी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, चाहे कायरल मीडियम हो चाहे कायरल मीडियम ना हो। तो अब ये क्या बन गया, डायस्टीरियोमर बन गया। और डायस्टीरियोमर की अलग अलग प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, तो मुझे बताना इस प्लस टार्टरिक प्लस ब्रूसीन, जिसको मैं नंबर 1 कह रहा हूं, और माइनस टार्टरिक प्लस ब्रूसीन, जिसको मैं नंबर 2 कह रहा हूं, मुझे बताना ये दो अलग अलग कंपाउंड बन गए, बताओ भाई, प्रॉपर्टीज ही अलग हो गई तो कंपाउंड ही अलग बन गए। और यही तो कहा था, Yes, sir. यही तो कहा था, देखो ये लिखा हुआ, अगर कायरल मीडियम है तो बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। और ये देखो कायरल लिया, बनने वाले प्रोडक्ट मैंने आपको अलग अलग बता दिए। फिर इसमें कैसे सेपरेट किया जाता है, अगर इस मेथड को पूरा करूं तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाल दिया जाता है, डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये प्लस ब्रूसीन अलग निकल जाता है और आपको क्या मिल जाता है, आपको प्लस टार्टरिक एसिड अलग मिल जाता है, टार्टरिक एसिड अलग, ठीक है। और यहाँ पे जब डाइल्यूट HCl डालते हो तो माइनस टार्टरिक एसिड
अलग मिल जाता है और प्लस ब्रूसीन अलग निकल जाता है। ये ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो इन एनेंटियोमर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है कि प्रोडक्ट अलग बनेंगे जब कायरल मीडियम है, प्रोडक्ट सेम बनेंगे जब एकायरल मीडियम। अगर किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बताए, ना तो मैं आगे चलूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप एनेंटियोमर्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है एनेंटियोमर्स की पहचान, कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, आप मिरर इमेज कंपैरिजन नहीं कर सकते, या फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एनेंटियोमर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट होती है। जैसे मान लो ये लिया मैंने, ये 3 कंपाउंड लिए, एक CHO, एक CH2OH। यहाँ पे मैंने RS करने का तरीका बताया आपको कि अगर OH राइट साइड है तो R लिखोगे और OH लेफ्ट साइड है तो S लिखोगे। ठीक है, अब देखना मैं इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। OH, OH, H और H। देखना मुझे कंपैरिजन करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। RS देखना एक बार, एसिमेट्रिक सेंटर कहाँ है, ये रहा। एसिमेट्रिक सेंटर कहाँ है, ये रहा। OH क्योंकि राइट साइड है, CHO ऊपर है, CH2H नीचे है, तो ये R। OH राइट साइड है तो ये R। इसमें देखो एसिमेट्रिक सेंटर। अब मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये पता है कि RS सिर्फ एसिमेट्रिक सेंटर पे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ S, यहाँ S। अच्छा, अब यहाँ पे R, यहाँ पे S। देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अपोजिट है। R का S हो गया, R का S हो गया, तो ये क्या है, ये एनेंटियोमर है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में तो ऑपोजिट हो गया, फर्स्ट और थर्ड में देखो R का ना सॉरी S का ना, ठीक है, R का क्या हो गया R, लेकिन एक R का क्या हो गया S। ये तो ऑपोजिट है लेकिन ऊपर वाला अपोजिट नहीं है। ठीक है, अच्छा यही पहचान बनेगी डायास्टीरियोमर की, जब कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए तो एनेंटियोमर, और कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट ना हो पाए तो डायास्टीरियोमर। तरीका ही है एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर पहचानने का। मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने कहा अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो एनेंटियोमर, और एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है तो डायस्टेरियोमर। देखना एक एग्जांपल, जैसे मानो मैंने एग्जांपल लिया ये, एक मिनट रुकना, मैं इसको अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कहीं बुक्स में सर्च करने लग जाओ। यहाँ मैंने ले लिया OH, ठीक है, यहाँ ले लिया H और ये ले लिया डबल। ठीक है, और एक मैंने कंपाउंड ले लिया ये। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ H और ये डबल। ठीक है, और अब मैं पूछता हूं कि कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 एनेंटियोमर है कि डायस्टेरियोमर। ठीक है, देखना एक बार, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में भी मुझे बताना सिस ट्रांस कर सकते हो। डबल बॉन्ड में भी सिस ट्रांस होता है। जब मैं डायस्टेरियोमर आप लोगों को बताऊंगा तब मैं ये कहूंगा सिस और ट्रांस जो होता है ना वो डायस्टेरियोमर होता है। सिस और ट्रांस जो होता है ना वो डायस्टेरियोमर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सिस ट्रांस क्या होते हैं, सिस ट्रांस डायस्टेरियोमर होता है। अच्छा, अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, ये डबल बॉन्ड कैसा है,
अगर आप लोगों को दिखता है तो इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, और ये कैसा है, ये ट्रांस है। ये डबल बॉन्ड कैसा है, ये डबल बॉन्ड कैसा है, ट्रांस। ठीक है, अब एक चीज देखना, इसका आरएस करूं, इस सेंटर का, इस सेंटर का आरएस करूं। इस सेंटर का जब आरएस करोगे तो क्या करोगे, इस OH को डाउन कंसीडर करके चलोगे और इस H को अबव कंसीडर करके चलोगे। इस OH को, इस यहाँ पे इस H को डाउन कंसीडर किया, इस OH को अबव कंसीडर। ठीक है, मैं करूं, आरएस करता हूं, देखो प्रायोरिटी देता हूं, यहाँ पे प्रायोरिटी 1, इसकी 2 आएगी, इसकी 3 आएगी और इसकी 4 आएगी। रोटेशन कैसे हुई, रोटेशन ऐसे हुई। ठीक है, अच्छा, क्लॉक रोटेशन, फोर्थ ग्रुप अबव, क्लॉक रोटेशन में फोर्थ ग्रुप अबव है तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पे देखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये ऑपोजिट क्यों नहीं आया, एक, ठीक है, देखो यहाँ पे रोटेशन कैसे हुई, ये क्लॉक रोटेशन हुई, और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फोर्थ बिलो है। मैंने आपको याद करना तरीका सिखाया था ना कि फोर्थ बिलो है तो जैसे आर बनाते हो वैसे ही रोटेशन। आर कैसे बनाते हो, इधर बनाते हो ना तो ये आर होता है, एस कैसे बनाते हो, हाथ इधर घुमाते हो ना तो ये ऐसे होता है, ये आर। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहां तो ट्रांस था और ट्रांस के साथ एक सेंटर एस था, यहां ट्रांस था और ट्रांस के साथ एक सेंटर आर था। अब मुझे बताओ एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ कि ऑपोजिट हुआ या नहीं हुआ, ट्रांस प्लस एस और ट्रांस प्लस आर। एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं हुआ। एग्जैक्टली अपोजिट जब होता है जब ट्रांस का सिस बन जाता है। एक सेम रह गया ना, अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल कराया था, एक आर का एस बन गया था और एक आर का आर ही रहा था, एक सेम रह गया, एक अपोजिट रह गया। यहाँ पे एक सेम रह गया, एक अपोजिट हो गया, तो ये क्या है, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। और ये जून 2019 नेट का क्वेश्चन है।